नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से हम बात करेंगे धातु कर्म सिद्धांत और विधियाँ। जो हमारे आरएस मेंस है उसकी केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, धातु कर्म सिद्धांत और विधियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, धातु कर्म होता क्या है। धातु कर्म क्या दोस्तों, धातु कर्म है वो क्या है। जैसे हमने क्या किया था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अयस्क क्या होते हैं। तो जो अयस्कों से है जो धातु निकालने की जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, धातु विज्ञान बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को धातु कर्म भी बोलते हैं। यानी अयस्क से जो धातु निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को धातु कर्म बोलते हैं। अब दोस्तों धातु कर्म समझ में आ गया। अब इसमें कुछ शब्दावलियां हैं दोस्तों जो अपन इसमें आगे यूज में लेंगे। धातु कर्म सिद्धांत और विधियां पढ़ रहे हैं उसमें अब अपन आगे काम में लेंगे। तो सबसे एक वर्ड आता है दोस्तों इसमें, गेंग अधात्री, गेंग अधात्री मैट्रिक्स। दोस्तों गेंग अधात्री मैट्रिक्स ये तीनों एक ही वर्ड है। जो अयस्क में जो अशुद्धियां होती है, जैसे कोई भी अयस्क हो गया उसमें अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को क्या बोलते हैं हम, गेंग मैट्रिक्स अधात्री। दोस्तों इन गेंग को, इन अशुद्धियों को जो है अपन बाहर निकालने के लिए, उस अयस्क से अलग करने के लिए कुछ पदार्थ मिलाते हैं। और जो वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो दोस्तों वो उस पदार्थ को बोलते हैं हम फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लक्स या गालक। तो अभी तक हमने पढ़ा धातु कर्म क्या है, गेंग अधात्री मैट्रिक्स क्या है और फ्लक्स या गालक क्या है। अब दोस्तों धातु कर्म की जो विधियां हैं उसको अपन देखते हैं कि धातु कर्म की कौन कौन सी जो है विधियां है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है हमारे धातु कर्म में दोस्तों, धातु कर्म की जो है मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। सबसे पहले अयस्क का पीसना, फिर इसके बाद है दोस्तों अयस्क का सांद्रण, तीसरे नंबर पे है दोस्तों अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, और चौथे नंबर पे है दोस्तों ऑक्साइड का अपचयन। जो ऑक्साइड है का अपचयन किसमें, धातु में। धातु में अपचयन। और दोस्तों 5 विधि है इसका, 5वीं है शुद्धिकरण। दोस्तों कोई भी है धातु है उसको अगर अपन रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसकी शुद्धि कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 विधियां काम में लेते हैं। सबसे पहले है अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, दूसरी विधि है सांद्रण, तीसरी है ऑक्साइड में परिवर्तन कर लेते हैं उसको, चौथे है ऑक्साइड है उसको धातु में अपचयन कर लेते हैं, और शुद्धिकरण। अब दोस्तों इनमें भी कुछ आगे विधि है, उसको किस प्रकार करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। तो दोस्तों मैं इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों अपन क्या करते हैं, घर होता है अपने घरों में क्या करते हैं अपन, गेहूँ है, गेहूँ को सबसे पहले खेत में बो दिया, बीज बो दिया, उसके बाद वो उग गए, उगने के बाद जो फसल कट जाती है, अपने फसल है जो बड़ी होकर कट जाती है, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। एक जगह इकट्ठा करके क्या करते हैं, उनको मशीन में देते हैं या थ्रेशर में देते हैं, जिसको थ्रेशर मशीन बोलते हैं, उसमें देते हैं। तो जो मशीन क्या करती है दोस्तों, गेहूँ है, गेहूँ के दाने को तो क्या कर देती है, अलग कर देती है, और जो चारा होता है उसको क्या कर देती है, अलग कर देती है। किसी भी फसल को ले लो, यही प्रक्रम रहता है मोस्टली। तो यही अगर अपन धातु को शुद्ध करने के लिए काम में लेते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, धातुओं को शुद्ध करने के लिए भी क्या करते हैं अपन, ये स्टेज काम में लेते हैं। जिस प्रकार गेहूं को निकालने के लिए कई स्टेज काम में लेते हैं। अब जैसे दोस्तों गेहूं तो निकल गया, अब गेहूं में क्या होते हैं, अपने खेतों की जो मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, या उस गेहूं के साथ दूसरी फसल भी होती है। जैसे मान लो चना था, गेहूं और चने कुछ पेड़ पौधे उसमें चने के भी उग गए थे, तो चना भी गेहूं के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो उनको क्या करते हैं दोस्तों, अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हैं।
जैसे अपने अगर केवल मिट्टी की अशुद्धि है गेहूँ में तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर कम है तो हाथ से बीन लेते हैं। गेहूँ में अगर दोस्तों ज़्यादा मिट्टी है तो क्या कर देते हैं, धो देते हैं, जिससे मिट्टी तो धुल जाती है। और क्या करते हैं दोस्तों, जो गेहूँ है वो बच जाता है और उसको वापस सुखा लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर जैसे चने की अशुद्धियाँ तो उसको हाथ से बीनना पड़ता है, या कुछ भी अशुद्धियाँ हैं तो क्या करते हैं, जैसे गेहूं में जिस प्रकार की विधियाँ अपनाते हैं वैसे ही अयस्कों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ विधियों को अपनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम जो भी अयस्क होता है उसको क्या कर लेते हैं अपन, बारीक है जो मशीन में क्या कर लेते हैं, मशीन के सहायता से उसका बारीक चूर्ण बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, अशुद्धियों को अलग बिल्कुल नहीं करते। इस दूसरी जो प्रोसेस होती है, दूसरी जो आगे की जो प्रोसेस होती है, जो अपन ने क्या कर लिया था, जो अयस्क है उसको पीस लिया था, उसको अब क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। सांद्रित करने का मतलब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जो अशुद्धियां थी उसको अब हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अयस्क को पीस लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे अयस्क का सांद्रण। तो सांद्रण में क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं अयस्क का सांद्रण। अब दोस्तों सांद्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियां काम में लेते हैं, कई सारी विधियां काम में लेते हैं। इसमें सबसे पहली विधि है दोस्तों जो भौतिक विधियां हैं, जैसे इसकी भौतिक विधियां और रासायनिक विधियां। भौतिक विधियां वो होती है दोस्तों जिसमें अपन किसी की केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते, मतलब जो अपना अयस्क है वो ऐसे ही सिंपली रूप से ही अलग करने की कोशिश करते हैं। जबकि रासायनिक विधि में क्या करते हैं, उस अयस्क को किसी केमिकल के द्वारा रिएक्शन करवा के फिर उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो भौतिक विधियों में सबसे पहली विधि है दोस्तों, इसकी सबसे पहली विधि है दोस्तों, इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं, अपन हाथ से चुनने की कोशिश करते हैं। अगर अशुद्धियां कम है तो क्या करते हैं दोस्तों, हाथ से चुनना, यानी कि क्या करने की कोशिश करते हैं, जो अशुद्धियां हैं और या जो शुद्धियां हैं उनको हाथ से चुन के अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों भौतिक इसमें है गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लो ये विधि उन अयस्कों को सांद्रित करने के काम में आती है। सांद्रण का मतलब दोस्तों जैसे इसमें क्या करते हैं, कुछ मात्रा में अशुद्धियों को हटा देते हैं तो जो अयस्क होता है वो उसमें मेजर मात्रा में मिलने लग जाता है अपन को। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं अपन, ये विधि उन अयस्कों के लिए काम में आती है जो जिसके अयस्क के कण या तो भारी होते हैं या अशुद्धियां भारी होती है। अब दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, अशुद्धियां जैसे पानी, इसमें क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, धावन विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पानी होता है अयस्क, जो सांद्रित अयस्क होता है उसको क्या करते हैं, नीचे से पानी से प्रवाहित उसके अंदर नीचे से क्या करते हैं, पानी प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो भारी कण होते हैं वो तो क्या करते हैं, आसपास वहीं पानी में बैठ जाते हैं, और जो अशुद्धियां होती है क्या होती है दोस्तों, उस कंटेनर से धुल के बाहर निकलने लग जाती है। जैसे अपन क्या करते हैं, ये कोई कंटेनर लिया, उसमें नीचे से पानी प्रवाहित करवाया तो जो अशुद्धियां हैं वो घुल के क्या करती है, बाहर निकल जाती है, और जो क्या करती है, जो भारी धातु के कण होते हैं क्या करते हैं, वहीं पे नीचे बैठते रहते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो विधि आती है उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि दोस्तों, इस विधि में क्या करते हैं, ये विधि उन अयस्कों के लिए उपयोगी होती है जिसमें एक या तो अशुद्धि लो प्रवृत्ति रखती है, या जो शुद्धियां होती है वो चुंबकीय प्रवृत्ति रखती है। यानी कि इनमें शुद्धि अशुद्धि को क्या रखती है, चुंबकीय एक जो या तो अशुद्धियां चुंबकीय प्रवृत्ति रखती है या शुद्धियां चुंबकीय प्रवृत्ति रखती है। अब जैसे लोहा के जो अयस्क होते हैं इसको किस विधि से करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं अलग। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ऐसे रोलर बनाया जाता है, इस विधि में क्या करते हैं, एक रोलर बनाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं अपन, जो अपना अयस्क है, सांद्रित अयस्क है, उसको गिराते रहते हैं। और ये एक पट्टा होता है दोस्तों, चुंबकीय रोलर होता है ये। अब जो अपनी क्या करती है, अशुद्धियां तो कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे,
और जो अपनी शुद्धियाँ होती है इस चुंबकीय रोलर के साथ जाके यहाँ पे एक एंटेना रहता है, उसमें क्या करती है अपनी शुद्ध धातु। तो अपने क्या करती है इस रोलर में से क्या करती है दोस्तों, यहाँ से घिरते रहते हैं और ये चुंबकीय इसकी इस रोलर की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, चुंबकीय होती है। इसके कारण ये चुंबक के साथ चिपक के किधर चला जाता है, ये इधर। तो इसलिए यहाँ पे जो अपने जो चुंबक है उसको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथी विधि है दोस्तों झाग प्लवन विधि। 3 विधि पढ़ ली अपन ने। अब दोस्तों इसकी चौथी विधि है, उसका नाम है फैन प्लवन विधि। फैन प्लवन या विधि। फैन का मतलब होता है दोस्तों झाग। झाग इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो सल्फाइड आयस्क होते हैं उनको सांद्रित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, फैन प्लवन विधि का। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में जो आयस्क है उसको रख लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, पानी तो मिला ही देते हैं, पानी के साथ साथ क्या मिलाते हैं, चीड़ का तेल और डिटर्जेंट। दोस्तों 3 चीजें मिलाते हैं इसमें, पानी, चीड़ का तेल और डिटर्जेंट। पानी क्या करता है, जो अयस्क होते हैं हमारे, जो अशुद्धियां होती है और अयस्क में जो अशुद्धियां होती है उनको भिगो देता है। उसकी वजह से जो क्या होती है अशुद्धियां वो नीचे पैंदे में बैठ जाती है। चीड़ का तेल क्या करता है दोस्तों, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको भिगोने का काम करता है। और जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों वो क्या करता है, उसमें झाग बनाने के काम आता है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम तेजी से हवा प्रवाहित करवाते हैं। इसमें जो अपना कंटेनर होता है इसमें क्या करते हैं, हवा तेजी से प्रवाहित करवाते हैं, जिससे क्या बनते हैं इसमें झाग। इससे क्या बन जाते हैं दोस्तों, झाग बन जाते हैं। और झाग की वजह से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो क्या बनते हैं दोस्तों, गीले होकर, जो चीड़ का तेल जिसको गीला कर देता है इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और ये झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों फैन प्लवन विधि में क्या कर लेते हैं अपन, जो झाग युक्त जो अयस्क होते हैं उसको अलग करके सुखा लेते हैं और ये क्या हो जाती है दोस्तों, इस प्रकार क्या हो जाती है अपने ये अयस्क सांद्रित हो जाते हैं। तो हमने भौतिक 4 प्रकार की भौतिक विधियां पढ़ ली दोस्तों। सबसे पहले हाथ से चुनने के लिए, दूसरी विधि थी हाइड्रोलिक विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तीसरी विधि थी दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि और जो चौथी विधि थी अपने वो थी फैन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। अब दोस्तों भौतिक विधि के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम उस जो अयस्क होता है उसको किसी दूसरे रसायन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं और जो अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद बनता है दोस्तों उसको भी आगे अपन सुखा लेते हैं या कुछ किसी तत्व के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा अयस्क सांद्रित हो जाता है। जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम है दोस्तों, उसका जो निष्कर्षण करते हैं, सांद्रित करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एल्यूमिनियम को NaOH के विलयन के साथ क्या करते हैं दोस्तों, NaOH का जो जलीय घोल है उसमें क्या करते हैं, इसको अभिक्रिया करवाते हैं। इससे ये क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है दोस्तों। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है दोस्तों, इसको बना लेता है। और इसको अगर अपन आगे क्या करते हैं दोस्तों, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों, CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो ये आगे जाके एक उत्पाद बनाते हैं जिससे अपना जो एल्यूमिनियम है वो Al2O3 के रूप में सांद्रित हो जाता है। तो ये एल्यूमिनियम के सांद्रण के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारे जो प्रक्रम है उसमें जो पहली विधि हो गई अयस्क का पीसना, दूसरी अयस्क का सांद्रण। सांद्रण में हमने भौतिक विधियां पढ़ी जिसमें 4 भौतिक विधियां थी और एक रासायनिक विधि पढ़ी। इसके अलावा अब अपन तीसरी स्टेज पे आ गए दोस्तों। अब देखते हैं हम अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन।
दोस्तों ये हमारी कौन सी है, तीसरी स्टेज है। तीसरी जो है स्टेज है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, दो प्रकार की स्टेज होती है इसमें। जो एक होती है दोस्तों, एक होती है जिसको बोलते हैं हम भर्जन या रोस्टिंग, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रोस्टिंग बोलते हैं। जो सल्फाइड एस्क होते हैं अपने, उनका जो ऑक्साइड में है परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, हम भर्जन करते हैं। सल्फाइड एस्क क्या होते हैं जैसे दोस्तों ZnS है, जैसे ये सल्फाइड एस्क होते हैं दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम O2 की उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, गरम। जो इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करते हैं, सल्फाइड एस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। तो इससे क्या बन जाता है दोस्तों, ZnO बन जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है दोस्तों, ये गैस निकलती है, जो क्या गैस बाहर निकलने लग जाती है। ऑक्साइड को एस को ऑक्साइड में बदलने की जो दूसरी विधि है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम, एक तो हो गई भर्जन और दूसरी हो गई दोस्तों निस्तापन। निस्तापन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, उस एस को करते हैं गर्म, किसकी, O2 की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर एस को क्या करते हैं, इसमें कौन से एस होते हैं दोस्तों, कार्बोनेट एस और ऑक्साइड एस। जैसे मैं जिंक ZnCO3 है, इसको गर्म करेंगे अपन, तो क्या मिलेगा दोस्तों अपन को, ZnO प्लस CO2। ये दोस्तों इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आगे दो लगा दिए हैं। अब दोस्तों ऑक्साइड में परिवर्तन करने की दो विधियां हैं, भर्जन और निस्तापन। भर्जन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ये सल्फाइड एस्कों के लिए उपयोगी है। सल्फाइड एस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये ZnO बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। या अगर दूसरा सल्फाइड एस्क है वो भी क्या कर लेता है दोस्तों, कॉपर, अगर जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड सल्फाइड है तो वो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। इसी प्रकार दूसरी है दोस्तों कार्बोनेट और ऑक्साइड एस्कों के लिए, इसमें क्या करते हैं, कार्बोनेट एस्कों को गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। इससे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। या जैसे मान लो एल्यूमिनियम का कोई एस्क है और इस पे 2H अगर जल का अणु है, तो इसको गर्म करने से क्या करेगा दोस्तों, ये जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो जल के दो अणु है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाहर निकल जाएंगे। तो ऑक्साइड में परिवर्तन को हमने यहाँ पर तक देख लिया है। अब दोस्तों देखते हैं आगे। हमारे इसमें चौथी स्टेज है, जो धातुकर्म सिद्धांत है, इसमें चौथी स्टेज है ऑक्साइड। जो अभी हमने ऑक्साइड बनाया था उसको क्या करेंगे दोस्तों, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जो ऑक्साइड बन गया हमारे पास, जैसे मान लो जैसे अपने पास अभी क्या बन गया था, जिंक ऑक्साइड, इसको क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, परावर्तनी भट्टी में या बाध्य भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इससे क्या होता है, जिंक का अणु को प्राप्त हो जाता है और जो CO होता है वो निकल जाता है। इसमें जिंक ऑक्साइड को अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में भी गर्म करवा सकते हैं। तो इससे क्या बनेगी, CO2, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस दोनों निकल जाती है। और उससे क्या प्राप्त होता है दोस्तों, अपन को जो मेन धातु है वो प्राप्त हो जाती है। कॉपर का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, किसी का भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। अपन को क्या हो जाती है दोस्तों, जैसे ये कॉपर है, अगर इसको C की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, कॉपर मिल जाएगा अपन को। और क्या होगा, CO गैस निकल जाएगी।
तो इस प्रकार अपन को क्या होता है दोस्तों, जिंक और कॉपर को धातु को ऑक्साइड में अपन अपचयित कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें ऑक्साइड का जो अपचयन होता है, इसमें हम दो सिद्धांतों की बात करते हैं। एक सिद्धांत है जिसका नाम है उष्मागतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का। उनके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं। धातु कर्मिकी का उष्मागतिकी सिद्धांत, उष्मागतिकी सिद्धांत। दोस्तों ये उष्मागतिकी सिद्धांत ये हमको ये बताता है कि क्या बताता है, जैसे उष्मागतिकी का जो नियम होता है उसके आधार पर ये बताता है कि T डेल्टा S, यहाँ पे डेल्टा G है दोस्तों मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा H जो एंथैल्पी परिवर्तन है, और डेल्टा S क्या है दोस्तों, एंट्रोपी परिवर्तन है, और T है जो टेम्परेचर है। दोस्तों ये क्या है, उष्मागतिकी की एक इक्वेशन है, आपको इतना याद कर लेना है। ये याद करने के लिए याद से ही यहीं पे लिखे, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया है ये अपने को नहीं ध्यान रखना। अब दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए एलिंगम ने अपन को सबसे पहले बताया कि कोई रिएक्शन आगे जब एक ग्राफ बताया और उसका नाम है एलिंगम आरेख। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑक्साइड है उसको अगर आप धातु में अपचयित करना चाहते हो तो कौन सा टेम्परेचर पे कार्बन उपयुक्त रहेगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त रहेगा, या हाइड्रोजन गैस उपयुक्त रहेगी, या कौन सी दूसरी धातु से भी आप उसको अपचयित कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने एक एलिंगम आरेख दिया जिसमें उन्होंने क्या किया, डेल्टा जी और टी के मध्य एक ग्राफ खींचा। जैसे डेल्टा जी क्या था दोस्तों, गिब्स मुक्त, उस अभिक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, उस अभिक्रिया के लिए क्या है, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। और ये टेम्परेचर क्या है दोस्तों, ये टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचरों पर अलग अलग, जैसे यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, अलग अलग तत्वों के लिए कुछ आरेख बनाए, जैसे फेरस के लिए, कॉपर के लिए, कॉपर ऑक्साइड के लिए, कि कौन से ऑक्साइड का क्या होगा दोस्तों अपचयन, कौन सा ऑक्साइड दूसरा ऑक्साइड कर सकता है, ये बताने के लिए उन्होंने एक आरेख खींचा था। आरेख बताया डेल्टा जी और टी के मध्य में, वो ग्राफ क्या कहलाता है, एलिंगम आरेख कहलाता है। और उन्होंने बताया कि अगर डेल्टा जी उस अभिक्रिया का क्या है, जो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो एलिंगम आरेख के बारे में दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें अपन को लिखना है कि पहले तो ये इक्वेशन बतानी है और ये इसके हिसाब से बताना है कि डेल्टा जी और टी के मध्य खींचा गया ग्राफ एलिंगम आरेख कहलाता है, जहाँ डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, और टी क्या है, तापमान है। दोस्तों ये इसके आधार पे हम जो परावर्तनी पट्टी है उसमें जो ऑक्साइड है उसको अपचयित करते हैं, उसको आसानी से अपचयित कर सकते हैं। जैसे किसी टेम्परेचर पे फेरस के लिए कार्बन सूटेबल रहता है, फेरस ऑक्साइड को अगर अपचयित करते हैं तो, और अलग टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड सूटेबल रहता है। ये कहाँ से पता चलता है हमको, एलिंगम आरेख से। अब दोस्तों एक दूसरा सिद्धांत भी यहाँ पे काम में आता है, और वो सिद्धांत है धातुकर्मिकी का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। धातुकर्मिकी का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत भी हमको बताता है कि कौन सी ऑक्साइड है उसको धातु में अपचयित कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वैद्युत रासायनिक सीरीज है, श्रेणी है, उसमें क्या किया इन्होंने, धातुओं की धात्विक जो है उनकी क्रियाशीलता के बारे में बताया है। जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, लिथियम, उसके बाद कौन सी है दोस्तों, पोटेशियम। तो ऐसे करके इन्होंने क्या बताया दोस्तों, और उन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है वो उससे कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये वैद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, इसमें क्या होता है, अपन अगर किसी धातु का वैद्युत अपघटन करते हैं तो क्या करते हैं, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को वैद्युत अपघटन में प्रतिस्थापित कर देती है। ये दोस्तों दो सिद्धांत है ऑक्साइड का धातु में अपचयन में है, वो थोड़े से अपन को दिमाग में रखने की जरूरत है।
अब दोस्तों इसके आगे अपन पढ़ेंगे 5वीं स्टेज है हमारी धातु कर्म के सिद्धांत की, और उसका नाम है दोस्तों शुद्धिकरण। रिफाइनिंग। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से कई सारी विधियों का उपयोग में किया जाता है, जैसे ऑक्साइड में से अपचयन करने के बाद भी जो हमारे को धातु मिलती है उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है दोस्तों, अशुद्धियां पाई जाती है। उन अशुद्धियों को पूरी तरीके से शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, धातु का शुद्धिकरण या रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करने के कई सारे तरीके हैं दोस्तों। ये उस धातु जिस धातु का हम या जिस हम शुद्धिकरण कर रहे हैं उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे पहली है आसवन विधि। ये दोस्तों ऐसे धातुओं के लिए उपयोगी है जिनका क्वथनांक कम होता है, जैसे पारा हो गया। पारे का दोस्तों क्वथनांक कम होता है, तो इसमें क्या करते हैं आसवन विधि में जो हम उसको क्या करते हैं, धातु को गर्म करते हैं, तो जो हमारे जो धातु होती है वो क्या होती है, वाष्प के रूप में हमारे को प्राप्त हो जाती है। वो जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या होती है, नीचे की नीचे रह जाती है, यानी कि इसमें अशुद्धियों में और उस धातु के क्वथनांक में अंतर होता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, आसवन विधि से उसको अलग कर लेते हैं। दूसरी है दोस्तों द्रव गालन विधि। द्रव गालन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि उसको क्या करते हैं, हम उस धातु को अगर ऐसे धातुओं के लिए उपयोगी होती है जिनका गलनांक कम होता है, और इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम एक तिरछे पट्टे पे क्या रख देते हैं, उसको एस को रख देते हैं, उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, और यहाँ पे हमारे कलेक्टर लगा देते हैं, यानी कि संग्राहक, जिसमें हमको शुद्ध धातु इकट्ठे करनी है। तो क्या करते हैं, इसको गर्म करते रहते हैं। और जैसे टिन हो गया, टिन की क्या होती है दोस्तों, टिन धातु का क्या होता है, गलनांक कम होता है। तो ये क्या करती है, हम इसको गर्म करते हैं तो टिन धातु पिघल के क्या होती जाती है, नीचे बह जाती है, और अशुद्धियाँ क्या रहती है दोस्तों, ऊपर के ऊपर ही रह जाती है। तो ये दूसरी विधि द्रव गालन विधि है, इसका हम इसे उपयोग कर लेते हैं। तीसरी दोस्तों शुद्धिकरण के लिए जो विद्युत विधि उपयोग आती है उसको बोलते हैं हम वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे विद्युत अपघटन कराते हैं हम किसी भी कोई भी धातु है, जैसे हमने क्या किया था दोस्तों, ऑक्साइड का अपचयन किया था, तो हमारे को अगर कॉपर प्राप्त हुआ है, तो जो कॉपर प्राप्त हुआ है उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ मात्रा में अभी भी अशुद्धियां पाई जाती है। उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपर की अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, वैद्युत अपघटन विधि का प्रयोग ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हम क्या करते हैं, एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं। जो एनोड होता है दोस्तों वो क्या होता है, अशुद्ध धातु का बना होता है, और जो कैथोड होता है क्या होता है दोस्तों, शुद्ध धातु का बना होता है, शुद्ध धातु का। वो जो एनोड होता है दोस्तों क्या होता है, वो अशुद्ध धातु का बना होता है। और इसमें जो विलयन में जो अपन लवण लेते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, उसी धातु का लवण होता है। जैसे अपन कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं तो इसमें किसका लवण लेंगे, कॉपर सल्फेट का लवण लेंगे, और जो अशुद्ध कॉपर है उसको क्या बना देंगे, हम एनोड बना देंगे, और शुद्ध कॉपर को क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे। और जो हमारा जो कॉपर प्राप्त हुआ है उसको क्या कर देते हैं, विलयन में रख देते हैं, वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो कॉपर है, शुद्ध कॉपर किस पे जाके जमा हो जाएगा दोस्तों, कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। और जो हमारे अशुद्धियां हैं वो कहाँ पे जाके जमा हो जाएगी दोस्तों, एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर अशुद्धियां जमा हो जाती है, इसलिए इसको एनोड को क्या बोलते हैं दोस्तों, एनोड पंख। एनोड पंख, पंख का मतलब होता है दोस्तों कीचड़, यानी कि अशुद्धियां जमा होने से एनोड को क्या बोलते हैं, एनोड पंख। और सारी शुद्धियां कहाँ पे आ जाती है, कैथोड पे। दोस्तों जो ये कॉपर होता है हमारे यहाँ, इसमें क्या होती है, जो सोने चांदी आदि की बेशुद्धियां पाई जाती है, जो बपोलेदार जो कॉपर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो एनोड होता है उसकी अशुद्धियों को भी हम जो है अलग अलग तरीके से विभाजित करके उपयोग में ले लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारी पांचों विधियां यहाँ पे कंप्लीट होती है। धातु कर्म में हमने 5 स्टेज पढ़े हैं। सबसे पहले अयस्क का पीसना, दूसरा अयस्क का सांद्रण, तीसरा अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, फिर चौथा ऑक्साइड का अपचयन,
और पांचवा दोस्तों उसका शुद्धिकरण। इस प्रकार हमारा धातु क्रम का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने जो ऑक्साइड का जो सांद्रण किया था उसमें भौतिक विधियां पढ़ी थी, रासायनिक विधियां पढ़ी थी। भौतिक विधियों में हमने चार भौतिक विधियां पढ़ी थी। हाथ से चुनना, दूसरी थी हाइड्रोलिक विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तीसरी विधि थी दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि, और जो उसकी चौथी विधि थी उसको हम बोलते हैं ज़ाइम-फ्लेमन विधि। और जो एक रासायनिक विधि पढ़ी थी उसका नाम था निक्सालन, जिसमें हमने एल्यूमिनियम का निक्सालन किया था NaOH के साथ, और एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया था और उसको आगे रिएक्शन करा के हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया था। दोस्तों इसमें क्या है, रिएक्शन सब अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, अगर कुछ जो हार्ड रिएक्शन है वो तो मुझे पता है याद रहने वाली नहीं है, लेकिन अगर इजी रिएक्शन अगर आपको याद रह जाए और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लिखने की इसमें कोशिश करना। इसके अलावा दोस्तों हमने जो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए क्या किया था, 2 स्टेज पढ़े थे। एक भर्जन जिसको रोस्टिंग बोलते हैं, एक निस्तापन जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। भर्जन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, उस ऑक्साइड को गर्म करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी एसिड है उसको गर्म करते हैं। जैसे सल्फाइड एसिडों के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इससे जो सल्फाइड एसिड क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है और जो SO2 गैस है वो निकल जाती है। दूसरा होता है दोस्तों कार्बोनेट एसिडों के लिए या ऑक्साइड एसिडों के लिए, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, और जिससे क्या होता है, जो CO2 गैस निकल जाती है और जो हमारे कार्बोनेट एसिड है वो किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में। तो इस प्रकार हमारे ये धातु क्रम सिद्धांत यहाँ पे पूरा हुआ।